हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम यहाँ पे यूपीएससी के लिए जो 2026 का एग्जाम आने वाला है, उसके पीवाईक्यूज लगा रहे हैं और सबसे पहले इसमें हम पॉलिटी के पीवाईक्यूज लगा रहे हैं। और ये जो सीरीज है हमने स्टार्ट करी है, इसका एक पार्ट हमने पहले ही कर दिया है, ये सेकंड पार्ट शुरू करा है हमने अभी। और इसमें हम कंटिन्यूअस आगे क्वेश्चंस ऐड ऑन करते जाएंगे और अभी पॉलिटी के फिर अदर सब्जेक्ट के भी हम क्वेश्चंस लगाएंगे। सारे पीवाईक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये सीरीज अगर आप देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और सेव कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं ये सीधे आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और यूपीएससी इन क्वेश्चंस को रिपीट करती है। साथ ही क्योंकि ये यूपीएससी के क्वेश्चंस है, तो ये जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं आपके, स्टेट पीसीएस, वो एज इट इज इन क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं। वो चाहे फिर आप इंडिया में किसी भी पीसीएस का पेपर दे रहे हो, आप एनी स्टेट, यू विल गेट क्वेश्चंस डायरेक्ट फ्रॉम पिकअपिंग यूपीएससीज क्वेश्चंस। तो इसलिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहे स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बी केयरफुल जब इन क्वेश्चंस को करेंगे और अटेंटिव रहेंगे क्लास में ड्यूरिंग सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। ओके, तो शुरू करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ आज का। ये 11 नंबर इसलिए डाला गया है यहाँ पे क्योंकि हमने 10 क्वेश्चन प्रीवियस वाली क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं एक कंटिन्यू सीरीज चला रहा हूँ, उसी का ये एक्सटेंशन पार्ट है, पार्ट 2। ओके, तो 11 क्वेश्चन नंबर 11 से हम ये शुरू कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले क्या पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स। तो आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है। ऑप्शन ए है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद द फेडरल स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी है गवर्नमेंट whose head enjoys nominal power। ऑप्शन सी है अ गवर्नमेंट whose head enjoy real power। और ऑप्शन डी है गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी, द गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एज इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है ये कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी नॉर्म्स लिखे होते हैं उसके हिसाब से चलती है। मतलब गवर्नमेंट किस प्रकार से काम करेगी ये सारा मेंशन किस में होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड मोड पे पूछा गया है यूपीएससी के द्वारा, तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसकी जो डिटेलिंग है वो ये, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज बाय डेफिनेशन लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक, तो गवर्नमेंट जो होगी वो लिमिट मारी जाएगी गवर्नमेंट पे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ, अभी जस्ट हमने इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा है, तो आप सीधा सा आंसर मार्क कर सकते हैं। ऑप्शन ए है गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर। ऑप्शन बी है पॉपुलर गवर्नमेंट। ऑप्शन सी है मल्टी पार्टी गवर्नमेंट। और ऑप्शन डी है लिमिटेड गवर्नमेंट। तो इसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, लिमिटेड गवर्नमेंट। बाकी इसकी डिटेलिंग अभी आपने डिस्कस करी है। सो लिमिटेड गवर्नमेंट की यहाँ पे बात की जाती है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिमिट्स मारता है गवर्नमेंट पे। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which one of the following categories of fundamental rights incorporated protection against untouchability as a form of discrimination? अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो ऑप्शन ए है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ऑप्शन बी है राइट टू फ्रीडम। ऑप्शन सी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ऑप्शन फोर है राइट टू इक्वेलिटी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है, एज यू नो, आई गेस कि आप सभी इसका आंसर जानते हैं, ये राइट टू इक्वेलिटी है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 17 में इसकी बात की गई है। और जो राइट टू इक्वेलिटी है ये आर्टिकल 14 से 18 तक शुरू होते हैं। तो राइट टू इक्वेलिटी हमारे 14 से 18 तक चलते हैं, जिसमें आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की बात करता है। ओके, इसी के साथ जो राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, ये तो आपको पता ही होगा कि आर्टिकल जो 23 है और 24 है वो इसकी बात करते हैं। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 तक चलते हैं। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा भी बोला जाता है, आर्टिकल 30। इसी के साथ यहाँ पे ना, जब ये एक्ट ये आर्टिकल आया था, तो इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए, जो 17 आर्टिकल है इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए या अनटचेबिलिटी को फिनिश करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1955 में एक लॉ भी लाया था जिसका नाम है अनटचेबिलिटी
ऑफेंस, अनटचेबिलिटी, ऑफेंस एक्ट, ये और भी इसको जो अनटचेबिलिटी थी अगर प्रैक्टिस की जाती थी तो उसको खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए ये अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट लाया था 1955 में, जिसको इंदिरा गांधी ने और कड़ा कर दिया था। इसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट बना दिया था, राइट एक्ट। कब आया था ये? 1976 में। तो इस प्रकार से जो अनटचेबिलिटी है वो पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दी जाए कंट्री से, उसके लिए ये प्रोविजन भी लाए गए थे। ओके, डिस्क्रिप्शन यही है। राइट टू इक्वलिटी आपके 14 से 18 है, और 17 में जो है अनटचेबिलिटी को फिनिश करने की बात की गई है। और यहाँ पे अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 ये लाया गया था सबसे पहले। उसके बाद इसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया 1976 में, कुछ नए प्रोविजन ऐड करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉयड बाय व्हाट? तो जुडिशियरी का एग्जीक्यूटिव से जो सेपरेशन है वो कौन सा पार्ट या कौन सी चीज डिस्कस करती है? तो आपने प्रीवियसली देखा है कि हमारे पास तीन गवर्नमेंट के ऑर्गन है, जुडिशियरी है, एग्जेक्टिव है और लेजिस्लेचर है। तो यहाँ पे जो पार्ट का, जो यहाँ पे पावर का सेपरेशन है वो किसके द्वारा यहाँ पे डिनोट किया गया है हमारे जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव में? तो ऑप्शन ए द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी है अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी है द सेवंथ शेड्यूल, और ऑप्शन डी है द कन्वेंशनल प्रैक्टिस। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये हमारा पार्ट 4 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहां पे आर्टिकल 50 किसकी बात करता है कि एग्जीक्यूटिव से जुडिशियरी अलग होनी चाहिए। ओके, इसमें जो डिटेलिंग है वो ये है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट? तो आपको बताना है जो इंडिया में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बोलता है? ओके, ऑप्शन ए है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी है फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी है प्रियम्बल, और ऑप्शन डी है सेवंथ शेड्यूल। तो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, तो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ए। और एज वी डिस्कस, जो डीपीएसपी है ये पार्ट 4 में है, और आर्टिकल 36 से 51 तक यहाँ पे चलते हैं। फंडामेंटल राइट जो है ये पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें जो आर्टिकल है ये हमारे 12 से 35 तक चलते हैं। प्रियम्बल ये आपको पता ही है, इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जो सेवंथ शेड्यूल है ये जो 12 शेड्यूल है उनमें से एक है, जिसमें कि 3 तरीके से जो सब्जेक्ट होते हैं, मैटर सब्जेक्ट मैटर्स, उनको बांटा गया है। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो इस प्रकार से 3 लिस्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, और अलग अलग तरीके से पावर यहाँ पे शेयर किया जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। बाकी फर्दर डिटेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहां पे जो वेलफेयर स्टेट की जो बात है ये आर्टिकल 39 और 38 करता है डीपीएसपी का। ओके, सो ताकि सोशल जस्टिस हो या इकोनॉमिक हो या पॉलिटिकल, जो जस्टिस है हमारा, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो या पॉलिटिकल, ये ऑल फॉर्म में इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट, ऑप्शन बी नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट ईदर, ऑप्शन बी है अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, ऑप्शन डी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन डी, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। मतलब इसका सीधा सा क्या है कि जो प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सिंगल पार्ट में तो नहीं लागू होती है, और इसका लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली नहीं होगा। बट जैसे ही इसको किसी और पार्ट के साथ जोड़कर देखेंगे, जैसे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है,
तो इन फंडामेंटल राइट्स का मेंशन हमको प्रियम्बल में भी मिलता है, ठीक, जिसमें कि आपके साथ क्या होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स आपके जो बिलीव्स है, फेथ है, और पब्लिक जो आप स्पीक करते हो, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो भी आपकी स्वतंत्रता है, वो सारी इसमें मेंशन की गई है। और इसी तरीके से जो पार्ट 4 है, वेलफेयर स्टेट, उसकी जो बात है वो प्रियम्बल में मिलती है और पार्ट 4 में मिलती है। तो इंडिपेंडेंटली प्रियम्बल को नहीं देख सकते, इन पार्ट्स के साथ कनेक्ट करके हमको देखना है। तो ऑप्शन ए क्यों गलत है, ये तो आपको पता है, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट नो हैज नो लीगल इफेक्ट, ये टर्म गलत है, क्योंकि लीगल इफेक्ट है जब उसका पार्ट के साथ आता है, बट इंडिपेंडेंटली नहीं है। नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पहले ही हम गलत कर देंगे, रॉन्ग कर देंगे, क्योंकि पार्ट तो है कॉन्स्टिट्यूशन का। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट, नहीं, सेम इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये लाइन करता है विद अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो डिस्क्रिप्शन ये हमारे यहाँ पर, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। साथ ही इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है, आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि प्रियम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉर द प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मार्क कर लेना, नोट डाउन कर लेना। दूसरा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रियम्बल इज नॉन जुडिशिएबल, इट मीन्स there will be not provision are enforceable by the कोर्ट, कि मतलब जो कोर्ट है यहाँ पे कोई भी जो प्रोविजन है इसको इन्फोर्सेबल नहीं कर सकता, जो प्रियम्बल में रखे गए हैं या प्रियम्बल में जो बोले गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फेडरेशन स्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, रेजिड्यूरी पावर वर वेस्टेड इन whom या गिवन टू whom। ओके, तो ऑप्शन ए फेडरल लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेजिस्लेचर, और ऑप्शन डी है प्रोविंशियल गवर्नर्स। तो आपको बताना है कि रेजिड्यूरी पावर किसको दी गई थी। इजी क्वेश्चन है, ये गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, किसकी बात है ये, एक्ट जो आया था 1935 में, जिसने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार देने की कोशिश करी थी इंडिया को। ठीक, बट इसको जितने भी ऑल पार्टीज ऑफ इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उन्होंने सबने इसको रिजेक्ट कर दिया था। क्यों, क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था ये पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा रिटर्न किया गया था, इंडियंस का इनमें कोई योगदान ही नहीं था। तो दैट्स व्हाई दे रिजेक्ट ऑल ऑफ दिस, जो एक्ट आया था, इसके जितना भी ये कॉन्स्टिट्यूशन लाया था, ये सारा रिजेक्ट कर दिया। तो जो ये रेजिड्यूरी पावर है, तो उस समय तो गवर्नर जनरल को दी गई थी, बट एक्चुअल में अब जो हमारा संविधान है उसमें 7th शेड्यूल है, जिसमें कि पावर्स जो सब्जेक्ट है वो डिवाइड किए गए हैं, पावर ऑफ जिसमें कि स्टेट, यूनियन या कौन किस में क्या कानून बनाएगा। तो जैसे इसमें 3 लेवल पे डिवाइड किया गया है। वन इज सेंट्रल लेवल पे जो यूनियन लिस्ट होती है, अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, और स्टेट लेवल पे स्टेट लिस्ट होती है, और जो किसी भी मामले में नहीं, दोनों लिस्ट में नहीं आते हैं उनको, या दोनों में कॉमन होते हैं उनको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। अब ये 3 लिस्ट तो हमारे पास है, बट कुछ ऐसे मामले भी होंगे जो इन तीनों लिस्ट में नहीं आते, तो उनको क्या बोलते हैं, रेजिड्यूरी पावर। तो वो जो रेजिड्यूरी पावर है, अब वो किसको दी गई है, वो यूनियन को दी गई है। पहले किसको थी, गवर्नर को, अब किसको है, यूनियन को। ये फैक्ट याद रखना अच्छे से। तो इसकी जो डिटेलिंग्स है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि रेजिड्यूरी पावर अब जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और उस समय तात्कालिक गवर्नर को दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the implications of equality in society is the absence of, तो अगर आप सोसाइटी में इक्वलिटी लाना चाहते हो तो किस चीज का अब्सेंस होना चाहिए। अब आप इजीली आंसर दे सकते हैं, प्रिविलेजेस का, रेस्ट्रेंट्स का, कंपटीशन का, या आइडियोलॉजी का। तो इसका जो राइट आंसर है ये ऑप्शन ए, प्रिविलेजेस नहीं होनी चाहिए, ऑल प्रिविलेजेस शुड बी अबोलिश्ड। ओके, और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 18 जो है वो ऑल फॉर्म ऑफ टाइटल्स एंड प्रिविलेजेस का खंडन करता है, कि जो राज्य है, स्टेट है, वो किसी को भी यहाँ पे जो प्रिविलेजेस है वो नहीं देगा। ओके, तो ये इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की बात की जा रही है, जो आपको पता ही है, आर्टिकल 14 से 18 तक जिनका मेंशन है। इसकी जो डिटेलिंग है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
Which principle among the following was added to the directive principle of state policy by the 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो सबसे पहले जो 42nd अमेंडमेंट आया था ये 1976 में आया था। तो इसके द्वारा जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें कौन सा नया प्रोविजन ऐड किया गया था या कौन सा नई चीज ऐड की गई थी? तो ऑप्शन ए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। ऑप्शन बी है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ऑप्शन सी है राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। ऑप्शन डी है सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर्स। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन बी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। और ये जो डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल 43 का ए इसको जोड़ा गया था, किसके द्वारा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के। बाकी जो ये राइट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर द मैन एंड वुमेन, ये तो आपको पता ही होगा कि ये आर्टिकल 39 बोलता है। इसी प्रकार से राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ये आर्टिकल 41 की बात है। सिक्योरिंग लिविंग वेज एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क टू वर्कर्स, ये आर्टिकल 43 है। और इसी 43 में ये चीज ऐड करी गई थी बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। साथ ही जो 42वां संविधान संशोधन है, इसमें 4 आर्टिकल और ऐड करे थे। एक तो ये हो गया हमारा, और 3 और ऐड किए गए थे। कौन कौन से? एक आर्टिकल 39 में एफ ऐड करा गया था। इसमें क्या बोला गया था कि जो चिल्ड्रन है उनको हार्मफुल इंडस्ट्रीज या हार्मफुल वर्क में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, हार्मफुल जगह इनको नहीं लगाया जाएगा। दूसरा जो आर्टिकल ऐड करा गया था इसके द्वारा, वो था 39 का ए, जिसमें अगर कोई गरीब है और वकील नहीं कर सकता है, उसके लिए जो लीगल असिस्टेंस है वो दी जा सकती है। ठीक। और जो तीसरा इसके द्वारा ऐड किया गया था वो था आर्टिकल 48 का ए, जिसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात की जाती है। और जो चौथा है वो ये है आर्टिकल 43 का ए। तो इस प्रकार से आप ये याद रखेंगे कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा 4 डीपीएसपी को ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये उनकी फर्दर डिटेलिंग है, आप इसको पहुंच करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। सोच के इसका आंसर देना। राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है राइट्स आर प्रिविलेजेस व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। ऑप्शन सी राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। ऑप्शन डी राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मैनी। तो इसका जो राइट आंसर है, आई होप यू आर करेक्ट, ऑप्शन सी, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। मतलब जो हमारे अधिकार है ये राज्य के प्रति दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए क्यों एलिमिनेट हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी उल्टी बात बोली गई है, स्टेट्स अगेंस्ट सिटीजन्स। नो, इट इज सिटीजन्स के राइट्स है अगेंस्ट स्टेट्स। ओके। ऑप्शन 2 क्या है? प्रिविलेजेस है, राइट्स आर प्रिविलेजेस। नो, इट इज फंडामेंटल। जो अधिकार है ये फंडामेंटल होते हैं, प्रिविलेजेस नहीं होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन डी प्रिविलेजेस, राइट्स आर प्रिविलेजेस, पहले तो ये प्रिविलेज नहीं है। दूसरा ऑफ फ्यू सिटीजन्स, नहीं, ये ऑल सिटीजन्स के लिए होते हैं इक्वली, नॉट फ्यू सिटीजन्स। ओके। तो डिटेलिंग आप यहां से देख सकते हैं कि जो इंडिविजुअल के क्लेम होते हैं ये एसेंशियल होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, ऑन सेल्फ के लिए, इसलिए जो राइट्स है वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। और ऑब्लिगेशन होते हैं ये एक्शन ऑफ स्टेट के अगेंस्ट। ओके, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे ये जो क्वेश्चंस है ये खत्म होते हैं। आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर से एक तरोताजा क्वेश्चन सीरीज के साथ, जो पार्ट 3 होगा इन पॉलिटी के क्वेश्चंस का। और ये बेसिक क्वेश्चंस अभी लगा रहे हैं हम, धीरे धीरे हम इनका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो बढ़ाते जाएंगे। अभी मैं जस्ट आप लोगों का ग्राउंड बना रहा हूँ इन क्वेश्चंस के द्वारा। तो आपसे मैं ये आशा करता हूँ कि आप अभी अटेंटिव बने रहें, ताकि जो फ्यूचर में हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाएंगे उसको आप मिस ना करें। और यहाँ पे जो मैं वर्ड्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो पैटर्न कैच करना है धीरे धीरे, जिससे कि आप जो बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे स्टेटमेंट फॉर्म में जो आते हैं और फिर अलग ऑप्शन दिए होते हैं उसको आप इजीली कैच कर सको। ओके। तो आई होप आज आपको
इस वीडियो में मजा आया होगा। और आगे ही आगे ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।